The major changes in the world politics came after the disintegration of USSR or Soviet Union in 1991. So 1991 में जो major change आया था that was the disintegration of Soviet Union और Soviet Union के disintegrate होने के बाद ही 15 newly independent nations existence में आए और ये जो 15 independent nations बने थे newly independent nations उनमें से ज्यादातर जो भी nations थे वो स्तान nations थे, Northern Asian nations और ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस, ये सब सोवियत यूनियन से निकल करके बने थे और इसके बाद काफी सारे मेजर चेंजेस आए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में काफी सारे चेंजेस आए, न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस बने हैं, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट देखने को मिला जहां पे अब ये नेशंस सोशलिज्म से शिफ्ट करके कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर रहे थे एंड दैट इज व्हाट वी कॉल शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी की वजह से आपको पता ही है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका है, यानी कि 1991 के बाद से जब से सोवियत यूनियन जो एक तरह से चैलेंज प्रोवाइड कर रहा था यूएसए को, उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद सिर्फ यूएसए ही एक अकेला सुपर पावर बचा था जिसका पूरा डोमिनेंस था पूरे वर्ल्ड पे। तो बाइपोलर वर्ल्ड जो है यानी कि जब सोवियत यूनियन और यूएसए इन दोनों के बीच में एक तरह से राइवलरी चल रही थी, उस टाइम को हम कहते हैं बाइपोलर वर्ल्ड, जहां पे दो मेजर सुपर पावर्स थी। लेकिन अब डिसइंटीग्रेशन के बाद, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद सारी पावर शिफ्ट हो गई है यूएसए के टुवर्ड्स और अब यूएसए का डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड पे और उस टाइम को कहा गया यूनिपोलर वर्ल्ड। फिर धीरे धीरे चाइना इमर्ज करके आया, इमर्जेंस हुआ चाइना का, चाइना ग्रो करा और अब जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है क्योंकि चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, ये सारे नेशंस के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। ये सब कंट्रीज जो हैं बहुत रैपिडली ग्रो करती चली गई, डेवलप करती चली गई और आज ये चैलेंज प्रोवाइड करती हैं यूएसए को टक्कर देती हैं ये सारी कंट्रीज। तो इस टाइप से अब जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। लेकिन 1991 के बाद जब वर्ल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड था तब उसका इम्पैक्ट हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस पे कैसे पड़ा, वही हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 का टॉपिक 10 पढ़ेंगे, दैट इज द यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। आफ्टर 1991 यूएसए became the world's only superpower and gained greater influence over global politics। अब 1991 के बाद क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है तो सारी पावर शिफ्ट हो जाती है यूएसए के टुवर्ड्स और यूएसए जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में डोमिनेट करने लगा। अब यूएसए की से मैटर करती थी पूरे वर्ल्ड पे, यूएसए डोमिनेट कर रहा था और काफी बार ऐसा होता था कि यूएसए जो है इसकी एक तरह से हेजिमनी एस्टैब्लिश हो चुकी थी तो ये दूसरे नेशंस के जो भी एक तरह से वॉइस है, जो से है, उसे कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देता था। इंस्टीट्यूशंस में सारे डिसीजंस यूएसए के ही माने जाते थे, यूएसए ही फाइनलाइज करता था, तो इसी को कहा गया हेजिमनी ऑफ द यूएसए। तो यूएसए जो है उसने डोमिनेट करना स्टार्ट किया ग्लोबल पॉलिटिक्स में, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में। रोल ऑफ यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएनओ जो है इसका क्या रोल रहा? अब यूएनओ जो है इसका मेन रोल तो स्टार्टिंग से पीस कीपिंग का रहा है, पीसफुल सेटलमेंट का रहा है, लेकिन 1991 के बाद जो चेंजेस आए हैं, काफी सारे चैलेंजेस इमर्ज हुए हैं, काफी बहुत रैपिडली चेंजेस आए हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और इसी की वजह से ज्यूरिसडिक्शन 1991 के बाद ही बढ़ा था। हम ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में कि कैसे यूएनओ जो है इसने अलग अलग एरियाज पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, रिजॉल्व करना स्टार्ट किया। तो जो यूएनओ है अब उसका ज्यूरिसडिक्शन बढ़ा, 1991 के बाद ही बढ़ा है ये ज्यूरिसडिक्शन। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर created new opportunities for the UNO to play more active role। अब ये जो चेंजेस आए थे डिसइंटीग्रेशन के बाद, कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो भी चेंजेस आए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उससे एक तरह से प्लेटफॉर्म मिला यूएनओ को अपना रोल और ज्यादा एक्टिवली प्ले करने का। तो यूएनओ जो है अब क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं तो यूएनओ ने पीस कीपिंग के साथ साथ अब उन सब चैलेंजेस को भी खत्म करना स्टार्ट किया, उन सब चैलेंजेस जो हैं उनका सोल्यूशन भी फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, टेररिज्म, पैंडेमिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे आइडियाज 1991 के बाद ही निकल के आए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ये हम पढ़ के आज के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यानी कि जो भी रेफ्यूजी क्राइसिस है या फूड क्राइसिस है, फेमाइन्स आ रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड पे, इमरजेंसी टाइम पीरियड पे यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसी WHO हेल्प करती है
सिटीजन्स को ओवरकम करने में, उन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में सिटीजन्स की हेल्प करती है। तो इस टाइप से ह्यूमैनिटेरियन हेल्प प्रोवाइड की जाती है। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया गया आफ्टर 1991। ह्यूमन राइट्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए ग्लोबल लेवल पे। एड्रेसिंग न्यू ग्लोबल चैलेंजेस जो है इमर्ज होके आ रहे थे, लाइक टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, टेररिस्ट अटैक्स देखने को मिल रहे थे वर्ल्ड में अलग अलग एरियाज में। तो टेररिज्म को खत्म करना, पैंडेमिक्स जैसे कोरोना अब 2020 में आया है वो तो, लेकिन उस टाइम पे भी काफी सारे पैंडेमिक्स आए हैं, फेमाइन्स आए, क्राइसिस, फूड क्राइसिस डेवलप हो गए। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता था, काफी ज्यादा ह्यूमंस की लाइफ्स जो है उनका लॉस हमें देखने को मिलता था, पॉपुलेशन लॉस देखने को मिलता था, और काफी सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको ओवरकम करने के लिए जो यूएनओ है उसने अपना जुरिस्डिक्शन को बढ़ाया, एरिया ऑफ कंट्रोल बढ़ाया, और क्या किया है, डिफरेंट चैलेंजेस का सोल्यूशन फाइंड आउट करना स्टार्ट किया, चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, ह्यूमन से रिलेटेड हो, या हमारी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो। हर एक फील्ड में अब यूएनओ जो है वो चैलेंजेस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। बट यूएनओ का जुरिस्डिक्शन बढ़ा, ये तो हमने पॉजिटिव साइड देखी। अब नेगेटिव साइड क्या थी, यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएनओ को कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिले। यूएनओ अब क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, डेमोक्रेटिक वे में काम होगा, और सब कुछ एक तरह से पॉजिटिव वे में चलेगा, सभी के राइट्स को एक तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड में जहाँ पे सारी पावर यूएसए के पास है, तो इस टाइम पे हमें कहीं ना कहीं बायसनेस देखने को मिली यूएन की फंक्शनिंग में। सो डिस्पाइट बीइंग मोर एक्टिव, द यूएन आल्सो फेस न्यू चैलेंजेस। अब यूएनओ जो है उसकी पॉजिटिव साइड हमें क्या देखने को मिली कि यूएनओ ने काफी एक्टिव रोल प्ले करना स्टार्ट किया यूनिपोलर वर्ल्ड में, उसका जुरिस्डिक्शन बढ़ा, उसने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। लेकिन अब कुछ चैलेंजेस भी थे जो यूएनओ फेस कर रहा था अपनी फंक्शनिंग में। फर्स्ट वन इज डोमिनेंस ऑफ द यूएसए। यूएसए डोमिनेट करने लगा ओवर द इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। यूएसए ऑफन हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर इंटरनेशनल डिसीजंस। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पार्ट यूएसए है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कोई डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो उसमें यूएसए जो है वही डोमिनेट करता है, यूएसए के ही डिसीजंस को फाइनलाइज किया जाता है। तो कंप्लीट हेजिमनी थी यूएसए के पास, और कोई और कंट्री इसे चैलेंज भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूएसए इतना ज्यादा पावरफुल नेशन है। चाहे हम इसके मिलिट्री के टर्म्स में बात करें, अगर हम इसकी इकोनॉमी हो गई, मिलिट्री हो गई, हर एक टर्म्स में बात करें, तो यूएसए को चैलेंज देने वाली कोई और कंट्री थी ही नहीं। इसी वजह से यूएसए की हेजिमनी स्टैब्लिश हो पाई, और यूएसए के अंडर में ही रह के सारी कंट्रीज को इसके डिसीजंस मानने पड़े। सिक्योरिटी काउंसिल लिमिटेशंस। 5 परमानेंट मेंबर्स रिटेन वीटो पावर। अब जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, ये सारे जो मेंबर्स हैं इनके पास क्योंकि वीटो पावर है, और इस टाइम पे इनकी वीटो पावर जो है इन्होंने काफी ज्यादा यूज करना स्टार्ट किया। इस टाइम पे 1991 के बाद से यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या हुआ है, स्पेशली जो रिप्रेजेंटेशन है डेवलपिंग नेशंस को नहीं दिया जा रहा था। डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनको सही से रिप्रेजेंट होने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था, अपने रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं मिल पा रहा था डेवलपिंग नेशंस को। सिर्फ सारी पावर किसे दे दी गई, परमानेंट मेंबर्स को। नीड फॉर रिफॉर्म्स। मेनी कंट्रीज डिमांडेड रिफॉर्म्स टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिवनेस, और इसीलिए अब रिफॉर्म्स की डिमांड चलती है। कौन कौन से रिफॉर्म्स, वो सब हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाई जाए, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो सीट है वो बढ़ाई जाए, बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले सभी कंट्रीज को, सभी कंट्रीज की से मैटर करे, डेमोक्रेटिक वे में फंक्शनिंग हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यानी कि जो परमानेंट मेंबर्स हैं, या कह लो सिक्योरिटी काउंसिल, जहाँ पे टोटल जो 15 मेंबर्स हैं, परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, ये सभी मेंबर्स अकाउंटेबल हो डिसीजंस को लेकर के। ये सभी मेंबर्स को, यानी दूसरे जो जनरल असेंबली के टोटल जो मेंबर नेशंस हैं, ओवरऑल सारे जो मेंबर नेशंस हैं 193, तो उन सभी नेशंस के टुवर्ड्स अकाउंटेबल रहे सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसकी डिमांड की जा रही है, रिफॉर्म्स लाने की डिमांड की जा रही है यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन की फंक्शनिंग में, उसके स्ट्रक्चर में। और ये सब हम डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन अब आज के टॉपिक में हमने एक डिफरेंट एस्पेक्ट पढ़ा कि कैसे यूनिपोलर वर्ल्ड में चेंजेस आए हैं हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पे इन चेंजेस का क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो सब हमने डिस्कस किया। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हमने देखी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। लेकिन अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। सो स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।